नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रकाश संश्लेषण शीर्षक के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का परिचय एवं इसके महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। प्रकाश संश्लेषण, जो कि हम सभी जानते हैं कि हरे पौधों के अंदर संपन्न होने वाली महत्वपूर्ण रसायन जैव रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित कार्बनिक पदार्थ, जो कि इस यूनिवर्स में विद्यमान सभी सजीवों के जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इतिहास की हम जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम अरस्तु व अन्य प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने ये बताया कि पादप अपना भोजन सीधे मृदा से प्राप्त करते हैं और इस सिद्धांत को ह्यूमस सिद्धांत नाम दिया गया। इसके पश्चात वॉन हेलमोंट ने सेलिक्स की सीडलिंग पर कुछ प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि पादप वृद्धि मृदा पर नहीं बल्कि जल पर निर्भर करती है। वुडवर्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, परंतु वे मृदा से कुछ पदार्थों का भी अवशोषण करते हैं। स्टीफन हेल्स, जिन्हें पादप कार्यकी का जनक माना जाता है, ने विचार प्रस्तुत किया कि पादप पोषण का कुछ अंश वायु से प्राप्त करते हैं तथा इस क्रिया में प्रकाश भी शामिल है। जोसेफ प्रिस्टले ने पौधों में गैसों के विनिमय की जानकारी दी। जैन आइजनहोज ने बताया कि पादप वायु को केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही शुद्ध करते हैं। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि केवल हरे भाग ही प्रकाश की उपस्थिति में वायु शुद्ध करते हैं, जबकि नॉन ग्रीन पार्ट वायु को अशुद्ध करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने प्रकाश व क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण में महत्व को बताया। जीन सेनेवियर ने प्रमाणित किया कि पौधों द्वारा शुद्ध वायु का निर्माण अर्थात O2 का निर्माण अशुद्ध वायु अर्थात CO2 पर निर्भर करता है। लेवोजियर ने सेनेवियर का समर्थन किया तब बताया कि CO2 व O2 ये दोनों गैसें हैं जिसमें उन्होंने ये बताया कि अशुद्ध वायु में CO2 तथा शुद्ध वायु में O2 गैसें होती है। एनटीडी सांसर ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया कि केवल पादप के हरे भाग प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का अवशोषण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं। पेलेटियर तथा कैवेंट्यू ने हरे पादपों में क्लोरोफिल की खोज की तथा ड्यूट्रोसेट ने 1837 में क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषी संबंध को स्थापित किया। सैच ने प्रकाशमान क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च निर्माण का अध्ययन किया। ब्लैकमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। सीबी वॉन नील ने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पादपों तथा कुछ जीवाणुओं में लगभग एक समान होती है। कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करते हैं परंतु ऑक्सीजन विमुक्त नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि CO2 स्थिरीकरण तथा माध्यम में उपस्थित हाइड्रोजन दाता पदार्थ का ऑक्सीकरण साथ साथ होता है।
एस रूबेन तथा एम कामेन ने आइसोटोपिक ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से होती है। ओकावा तथा विस्नेक ने हिल अभिक्रिया के दौरान NADP से NADPH के निर्माण की खोज की। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से हरे पादप क्लोरोफिल व सनलाइट की उपस्थिति में शुगर व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो विमुक्ति होती है इस अभिक्रिया में वो जल से होती है। अतः इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल की आवश्यकता होती है। और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल के प्रयुक्त होने पर एक अणु ग्लूकोज अर्थात शुगर व 6 अणु वाटर मॉलिक्यूल व 6 अणु है जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का निर्माण इस प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया के फलस्वरूप होता है। हरे पादप इस क्रिया द्वारा अत्यधिक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो इनके स्वयं के अतिरिक्त समस्त प्रपोषियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद संरचनात्मक कार्य के अतिरिक्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादों की पूंजी जो कि जीवाश्मीय ईंधन भंडार के रूप में मौजूद है, भोजन के अतिरिक्त अन्य उत्पाद जैसे प्राकृतिक रेशे, औषधि, गोंद, टैनिन, रेजिन, तेल आदि ये सारे हैं जो प्रकाश संश्लेषण का ही परिणाम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाने में भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्तर यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की साइट क्या किस जगह पर है जो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर आपको है जो एक लेआउट दिखाया गया जिसके अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ पर्ण है और यहाँ पर है जो आपको पर्ण की संरचना दिखाई गई है और इसके अंतर्गत आपको है जो एक कोशिका दिखाई गई और एक कोशिका के अंतर्गत आपको हरित लवक दिखाया गया और हरित लवक की परासंरचना आपको दिखाई गई जिसके अंतर्गत आप थाइलेकोइड्स देख रहे हैं और इन थाइलेकोइड्स के जो निर्मित संरचनाएं ग्रेनम और स्ट्रोमा अपने हरित लवक का जो भाग है ग्रेनम और स्ट्रोमा को भी आप है जो देख रहे हैं। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की जो स्थल है वो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसमें थाइलेकोइड और स्ट्रोमा दोनों भागों के अंदर है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं इस क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक की आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन है जो 40 से 50% तक होते हैं, फॉस्फोलिपिड है जो 25 से 30% और क्लोरोफिल अणु 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2%, आरएनए 5% तथा डीएनए एंजाइम्स व अकार्बनिक तत्व है जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। हरित लवक वे कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट एक जटिल कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो अवकाश होता है उसे कहते हैं परिकला अवकाश। प्रकाश ऊर्जा एवं CO2 का अवशोषण, ऑक्सीजन का विमोचन एवं CO2 का अंततः स्टार्च में परिवर्तन इत्यादि सभी क्रियाएं हैं जो दीप्तिमान क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है। कोको, नीलहरित शैवाल तथा कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी हरे पादपों में हरित लवक उपस्थित होते हैं। ये अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा बिंबाप आकृति के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो व्यास है वो 4 से 10 माइक्रोन तथा मोटाई 1 से 3 माइक्रोन के करीब होती है। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट हमें अलग अलग आकार व आकृति में देखने को मिलते हैं, अर्थात शैवालों में क्लोरोप्लास्ट के आकार के अंदर विविधता देखने को मिलती है। जैसे क्लोमेडोमोनास में आपको प्यालेनुमा, क्लोरेला में घंटाकार, लुथ्रिक्स में गड्ढलनुमा तथा जिग्निमा में ताराकार आदि प्रकार। हरित लोक में सामान्यतः क्विनोन्स, फ्लेविन्स, टोकोफेरोल्स तथा लाइपोप्रोटीन प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये हम पहले बता चुके हैं कि ये दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कोशिका द्रव्य जो हृदय का है, जो ये कोशिका द्रव्य है, ये 2 भागों में बंटा होता है। एक बोलते हैं हम पिठिका, जो आप स्ट्रोमा देख रहे हो, दूसरा होता है वो भाग, वो जिसे बोलते हैं ग्रेनम। स्ट्रोमा जो भाग है इसके अंतर्गत विषमांगी प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। स्ट्रोमा में आपको राइबोसोम 70S प्रकार के देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ DNA अणु, निम्न अनुभार वाले RNA अणु तथा अन्य ओस्मियोफिलिक कणिकाएं पाई जाती है। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर पटलिकाएं उपस्थित, जिन्हें हम स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। स्ट्रोमा में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा में जो कुछ जगह पर है जो आपको पटलिकाएं देखने को मिलती है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएं। नेक्स्ट जो इसका भाग है वो है ग्रेना। यह है क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां पर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, ये वाला भाग। तो कई सारे थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टों की तरह व्यवस्थित रहती है, तो इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं, और कई सारे ग्रेनम्स को संयुक्त रूप से हम ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं। ग्रेनम पटलिकाएं हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे के रूप में दिखाई देती है, और विभिन्न ग्रेनम आपस में एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली अर्थात स्ट्रोमा पट्टिकाओं के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और इन थाइलेकोइड्स की 2 कलाओं के बीच में बनी गुहा को हम ल्यूमेन कहते हैं, और इस ल्यूमेन में जल तथा अनेक घुलनशील लवण होते हैं। थाइलेकोइड कला में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। अब एक थाइलेकोइड का परिदृश्य आप देख रहे हैं। थाइलेकोइड के अंदर आप देखोगे तो पट्टिका में 2 प्रोटीन परतों के बीच में लिपिड वर्णक आपको देखने को मिलते हैं। थाइलेकोइड में पार्क तथा पॉन ने अपने अध्ययन पर बताया कि इसकी अंदरूनी सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। इन संरचनाओं को जो गोलाकार संरचना क्वांटासोम कहते हैं, और प्रत्येक क्वांटासोम 180 एंगस्ट्रम लंबा, 160 एंगस्ट्रम चौड़ा व 100 एंगस्ट्रम मोटाई का होता है,
और इसका आणविक भार 2 × 10⁵ डाल्टन होता है। ये थाइलाकोइड कला पर अनियमित वितरित होते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु, जिसमें क्लोरोफिल ए ज्यादा मात्रा में होता है, अर्थात 160, और 70 एक अणु है जो क्लोरोफिल बी के होते हैं। वहीं 48 आपको कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन, 116 फॉस्फोलिपिड्स तथा अन्य अणु व एंजाइम्स होते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का केंद्र इन्हीं क्वांटासोम के अंदर ही स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषण वर्णकों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलेंस शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है क्लोरोफिल वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण वर्णक है, जो हरे रंग के वर्णक है। ये लगभग अब तक 9 प्रकार के पहचाने जा चुके हैं, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई क्लोरोफिल। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 और 660। इनमें से क्लोरोफिल ए है जो सार्वत्रिक वर्णक है, जो जीवाणु के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी भी है जो व्यापक रूप से पाया जाता है, परंतु कुछ शैवालों में अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल सी, डी और ई कुछ शैवालों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाते हैं, परंतु उच्च पादपों में ये अनुपस्थित होते हैं। अब क्लोरोफिल आप देखोगे, क्लोरोफिल ए अणु में पोरफायरिन, जो इसका सिर भाग होता है, उसको पोरफायरिन बोलते हैं। इसमें 4 वलय होती है और वलयों के केंद्र में है जो मैग्नीशियम आयन होता है, और पूछ भाग है जिसे हम फाइटोल वलय फाइटोल कहते हैं। क्लोरोफिल ए अणु में पोरफायरिन सिर के अंदर तीसरे कार्बन परमाणु पर मेथिल समूह संलग्न होता है, जबकि क्लोरोफिल बी आप देखोगे तो इसमें है जो मेथिल समूह के स्थान पर एल्डिहाइड तथा CHO समूह होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड है। उसके बाद में है कैरोटीनॉइड्स वर्णक। कैरोटीनॉइड्स वर्णक है जो 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं ये केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ये लाल रंग के होते हैं। इनमें मुख्य रूप से लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन तथा गामा कैरोटीन होते हैं। जेंथोफिल की बात करते हैं तो इसमें इनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। ये पीले या भूरे रंग के होते हैं। पौधों में कैरोटीन की तुलना में ये जो जेंथोफिल्स बाहुल्य में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो ल्यूटीन, जियाजेंथिन, वाइलोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन आदि प्रकार के जेंथोफिल्स है जो पौधों के अंदर में देखने को मिलते हैं। फिर है फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स के अतिरिक्त ये वर्णकों का जो तीसरी कैटेगरी है, ये वर्णक केवल शैवालों में ही पाए जाते हैं। ये वर्णक 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन ये लाल रंग के फाइकोबिलेंस है जो हमें रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में देखने को मिलते हैं, और फाइकोसाइनिन है जो ये नीले रंग के फाइकोबिलेंस है जो मुख्यतः साइनोफाइसी अर्थात नील हरित शैवालों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश स्पेक्ट्रम। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के जो विकिरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है।
इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्यमान भाग को हम प्रकाश अथवा दृश्यमान स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर, अगर हम एग्जैक्ट कहें तो 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में होती है। दृश्य प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभेदित किया जा सकता है तथा प्रत्येक रंग की अपनी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। इस 7 रंगों में हम सभी जानते हैं, जो विबग्योर बोलते हैं, यह बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और प्रत्येक रंग की अपनी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। और 390 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के विकिरण को हम पराबैंगनी विकिरण तथा 760 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को हम अवरक्त विकिरण कहते हैं। प्रकाश तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपको प्रकाश तथा उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाया गया है कि पौधों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्णक, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोस एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन इत्यादि का आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ये विभिन्न प्रकार के वर्णक प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण करते हैं, और प्रत्येक वर्णक का अपना अपना नेचर होता है, उसके अनुसार है जो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाल क्षेत्र में 662 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर तथा नीले बैंगनी क्षेत्र में 430 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण दर्शाता है। क्लोरोफिल बी लाल क्षेत्र में 644 नैनोमीटर पर तथा नीले बैंगनी क्षेत्र में 455 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दर्शाता है। क्लोरोफिल के समान थाइलेकोइड में उपस्थित कैरोटेनॉइड्स भी अभिक्रिया केंद्र को ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ये कैरोटीन 449 से 478 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपके जो जेंथोफिल्स होते हैं वो 440 से 490 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करते हैं। फाइकोबिलेंस विभिन्न तरंग दैर्ध्य, विशेष रूप से निम्न तरंग दैर्ध्य प्रकाश, पराबैंगनी सहित का अवशोषण करते हैं। फाइकोएरिथ्रिन 565 नैनोमीटर पर तथा फाइकोसाइनिन 615 नैनोमीटर पर अवशोषण शिखर प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का पोषी पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव को है जो एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। धन्यवाद।